Well, my dear students of 12th class, you are warmly welcomed. After all, you have crossed your 10th and 11th class, my dear. The methodology of 12th class is same, my dear, as of 11th class. So mind it, this is your career year now. So this class will decide, this year has to decide what you are going to be for your whole life, my dear. So you have to labor very hard accordingly, my dear. इससे घबराना भी नहीं बच्चों कि भाई बोर्ड का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हम घबरा के बैठ जाएं, नहीं बच्चों. बस पुट योर बेस्ट एफर्ट्स, देन सक्सेस विल बी योर्स, माय डियर. कहते हैं ना, टेक एन आइडिया इन योर माइंड, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, माय डियर. Your brain, your muscle, your heart, each part of your body must be full of that idea. Then success will be yours. This is the ultimate way to get across the world, my dear. You have to make a place where your identity will speak. My dear, we will start first unit. This is enough of advice. बीच में advice की बात करते रहेंगे. बस जी और जान लगा दो. Either perform or perish, either make or mar, either do or die. This is the formula, my dear. Always be in attacking mode, not in a defensive mode, my dear. You will succeed surely, my dear. It's okay. Should we start our career year class, my dear? शुरू करें बच्चों. तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट हमारी फर्स्ट यूनिट है और डेली का काम डेली करना है. बस एक कॉन्फिडेंस लेवल राइज करना है आपको बच्चों, अटैकिंग मोड में रहना है. बस 11th की कमी जो रह गई वो भी पूरी करनी है, वो हो जाएगी सब, माय डियर. आओ. आवर फर्स्ट यूनिट नेम यू नो इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यस, एज इट इज़ क्लियर दैट it is made up of two words, namely electro plus static. Electro means charges, my dear, and static means at rest. This static word is not new for you. आपने 11th क्लास में पढ़ा ही तो था जो स्टेजेस थी फ्रिक्शन की. स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक या डायनेमिक कहते थे, वही तो है बच्चों ये, है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन कब था? दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. ये दो वर्ड्स होते हैं ना, स्टैटिक एंड डायनेमिक. डायनेमिक इन मोशन, स्टैटिक स्टेशनरी, रेस्ट. इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ आवर लविंग फिजिक्स which deals with the study of charges at rest. Charges at rest. तो हम उन चार्जेस की बात करेंगे बच्चों इस यूनिट में जो रेस्ट पे हैं, जो स्टेशनरी हैं. क्योंकि चार्ज जब रेस्ट पे होता है ना बच्चों, तो वो चार्ज होता है. जब चार्ज फ्लो करने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं, तो चार्ज नहीं, फिर वो करंट कहलाता है बच्चों. और करंट is defined as rate of flow of charge with respect to time. और current electricity की my dear second unit है. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ we will study those charges which are at rest, my dear. ठीक है. अब खूब सुना होगा केमिस्ट्री में भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सुना है ना बच्चों. जैसे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 होता है, 281 केमिस्ट्री में करते हैं ना ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना. क्लोरीन इसका कितना होता है? 17, 287 आउटर मोस्ट में. यहाँ एक डेफिशिएंट है, यहाँ एक एक्सेस में है. जो ही चार्ज शिफ्ट होता है, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है बताओ बच्चों. इस पे पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. लेकिन जब बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, दे कीप themselves mum. तो आपको चुप नहीं रहना बच्चों. चार्ज की जब डेफिनेशन पूछी जाए तो चार्ज की डेफिनेशन आप बतानी है. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो खूब सुने हैं, लेकिन चार्ज की डेफिनेशन आपको ध्यान नहीं है. वी विल टेल यू अनडाउटली. चार्ज इज डिफाइंड एज constituent of electricity.
चार्ज को भी दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करेंगे, चार्ज की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज माय डियर? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? चार्ज इज़ डिफाइंड एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज की जो डेफिनेशन है ना बच्चों, चार्ज इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट, यस, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माय डियर। तो इलेक्ट्रिसिटी जिससे बनी हुई है माय डियर, उसको कहते हैं चार्ज। क्योंकि बोला ना, चार्ज जब फ्लो करने लगता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो चार्ज इज डिफाइंड एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली जिस चीज़ की बनी हुई है उसको चार्ज कहते हैं। दूसरा बच्चों, ये तो चार्ज की पहली डेफिनेशन थी। दूसरी, चार्ज इज ऑल्सो डिफाइंड एज दैट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपने सुने हैं ना बच्चों, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कौन होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर माय डियर? जिससे मैटर बना हुआ है। मैटर किससे बना होता है आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना बच्चों? ऐसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं ना न्यूट्रॉन। ठीक है माय डियर? मैं दोबारा चार्ज की डेफिनेशन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। चार्ज इज डिफाइंड एज दैट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर in terms of which certain forces and certain energies can be expressed। क्या मतलब हुआ बच्चों? कि ये वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी टर्म्स में, है ना, Q1, Q किसका सिंबल होता है? चार्ज का। जिसकी टर्म्स में फोर्स को एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस या एक्सप्लेन किया जा सकता है। और इस फार्मूले को आपने 11th में ही सुन लिया था, कूलम्ब्स लॉ। चार्जेस की टर्म्स में फोर्स को एक्सप्लेन कर दिया। एनर्जी माय डियर, एनर्जी या वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना बच्चों, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक आर बच जाएगा ना। तो एनर्जी को भी ई फॉर एनर्जी चार्जेस की टर्म्स में। मैं दूसरी डेफिनेशन को एक बार रिपीट कर दूं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। चार्ज इज ऑल्सो डिफाइंड एज दैट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कौन होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स? जिससे मैटर, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर कौन होते हैं? जिससे मैटर बना हुआ है। किन से बना हुआ है मैटर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दैट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ विच सर्टेन फोर्सेस एंड सर्टेन एनर्जीज कैन बी एक्सप्रेस्ड। फोर्स को चार्जेस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, एनर्जी को चार्जेस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया माय डियर। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज की दोनों डेफिनेशन हमारे स्टूडेंट्स को आ गई? यस, आ गई माय डियर। क्या? constituent of electricity is called charge। दूसरी, that basic property of elementary particles of matter in terms of which certain forces and certain energies can be expressed my dear। so this was the definition of charge। अब चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल तो करेंगे ही बच्चों, तो हम किसकी बात करेंगे? तुम समझ गए होगे बच्चों, समझ गए होगे बच्चों, कूलम्ब्स लॉ की। कम ऑन, दिस इज Coulomb's law of charges। It states that like charges repel each other। जरूर सुना होगा आपने बच्चों, like charges repel each other and unlike charges my dear, unlike charges attract each other with some force and that force। ये देखो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, ये रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को भी रिपेल करेगा, है ना, बट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। Like charges repel and unlike charges attract each other with some force। That force is directly proportional to product of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them। इनको combine करके लिख देंगे, F is proportional to Q1 Q2 by R square। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे बच्चों, K Q1 Q2 by R square। This K is called Coulomb's constant। इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं माय डियर। कूलम्ब्स लो है तो कूलम्ब्स कांस्टेंट जचता है बच्चों, है ना। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये वर्ड जो है ना बच्चों, एप्सिलॉन, है ना, नॉट, NAUGHT, नॉट। नॉट माने शून्य, ज़ीरो, जैसे A नॉट, B नॉट, C नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू। और इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 9, 9 × 10⁹ M के सिस्टम में होती है माय डियर। तो इसलिए कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हर बच्चे को याद हो गया।
F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मानते हुए कि ये दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में पड़े हुए हैं बच्चों, है ना। इन दोनों चार्जेस के बीच में या तो एयर है या वैक्यूम है। अब K की वैल्यू तुमने सीख ली कूलाम्स कांस्टेंट की। कूलाम्स कांस्टेंट की वैल्यू MKS सिस्टम में मैंने बताई ना 9 × 10⁹ यूनिट के साथ। यूनिट इसकी होती है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, है ना। चार्ज के यूनिट तुमने सुने होंगे ना बच्चों। चार्ज के जो यूनिट होते हैं, एक CGS यूनिट होता है, एक MKS होता है। MKS को बच्चे SI भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चाहे MKS बोल दो चाहे SI बोल दो, एक ही बात है। CGS और MKS। MKS यूनिट जो होता है इसका कूलाम होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। MKS कहो या SI कहो, ठीक है। और CGS यूनिट स्टैट कूलाम, ये एक्चुअली स्टैट कूलम होता है बच्चों। इसको पूरा पूरा लिखना है तो स्टैट कूलम ऐसे लिखते हैं, या एक और नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। दोनों में आपस में रिलेशन होता है तो वो बात करेंगे अभी अभी। तो इस K की जो वैल्यू निकाली है वो तुम्हें समझ आ गई, वो वैल्यू फिक्स होती है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स थी ना बच्चों, है ना। तो ये K की वैल्यू भी एक वैल्यू है बच्चों। K की वैल्यू MKS सिस्टम में बच्चों क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। और यूनिट क्या बन जाएंगी 9 × 10⁹। हाँ, यूनिट निकालनी है ना तो इस K को अलग से निकाल लो। इस K को निकालोगे ना बच्चों तो F × R स्क्वायर Q1 Q2। फोर्स के यूनिट जानते हो तुम, न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर के मीटर स्क्वायर, कूलाम 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 स्क्वायर, तो कूलाम की पावर -2 आ गया। अगर हम K की वैल्यू CGS में बात करें माय डियर, सबको CGS में बदल देंगे। मैंने बताया ना, एक कूलम एक स्टैट कूलम, और एक कूलम में आपको ये भी याद रखना है 3 × 9 स्टैट कूलम। जैसे आप सबको याद है बच्चों 11th में 1 न्यूटन टन पावर 5 डाइन, 1 जूल टन पावर 7 अर्ग। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज माय डियर, ठीक है। अब कन्वर्ट करते जाएंगे, है ना। 9 × 10⁹ न्यूटन के डाइन बना दो, बना दिया। मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर बना दो, बना दिया। नीचे कूलम स्क्वायर है ना, देखो कूलम की पावर -2 है तो नीचे 2। कूलम का स्टैट कूलम बना दो। कितने स्टैट कूलम होता है लिखा है ना मैंने 3 × 9 और उसका भी स्क्वायर, 3 × 9 और उसका भी स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे माय डियर, तो क्या आ गया देखो 9 × 10⁻18 हो गया। 9 और 5 14 4 18, नीचे 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चे, ये भी यही हो गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। आंसर तो ये सारा कट गया ना बच्चों, ये 1 आ गया। तो फैला दो ये बात, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर, पर स्टैट कूलम स्क्वायर। तो कूलाम्स कांस्टेंट की वैल्यू कोई आपसे पूछे MKS में 9 × 9, CGS में 1 ओनली 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर, 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K की वैल्यू। अब इसमें एक नया वर्ड तुमने सीखा है बच्चों, और वो नया वर्ड क्या है एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन ये बता दूं क्या होता है बच्चों, ये एक्चुअली परमिटिविटी होती है बच्चों, है ना। एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी। एप्सिलॉन के साथ 0 लगा दें तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहो या एयर कहो, क्योंकि एयर और वैक्यूम के परमिटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। परमिटिविटी होती क्या है, इट इज़ द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, है ना, ऑफ द मीडियम टू परमिट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट माय डियर, ठीक है। आगे चल के हम ये डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं लाइन्स ऑफ फोर्स, और ये लाइन्स ऑफ फोर्स कौन हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं बच्चों इनको। जैसे 10th में आपने पढ़ा था मैग्नेट के नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ भागती हैं, साउथ पे एंड अप नहीं होती, अंदर भी जाती हैं बच्चों। ये कौन सी लाइन्स थी तुम्हें याद है ना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो चार्जेस में से जो निकलती हैं सिंपल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेट में से जो निकलती हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये तो आपने 10th में पढ़ ली थी, चार्जेस के बारे में 10th में नहीं था, तो अब पढ़ लोगे बच्चों 12th में, है ना।
तो दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है। अगर कोई रास्ते में वुडन पीस अड़ा दे, वुडन पीस भी अड़ा सकता है, मेटल पीस भी अड़ा सकता है, ग्लास का पीस भी अड़ा सकता है, सनमाइक का भी अड़ा सकता है, तो ये इस मीडियम की कैपेसिटी टू परमिट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी, उस मीडियम की, मीडियम किसको कहते हैं, जो दोनों चार्जेस के बीच में जो चीज़ रखी होती है। कोई कहते हैं वुड और ग्लास नहीं रखते, हम तो पानी रखेंगे भाई, है ना, दोनों के बीच में पानी, तो पानी की क्या कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, टू परमिट, टू अलाउ, कितनी परमिशन देता है, टू अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। और भी अच्छे से भी क्लियर होगा आगे, इसलिए चिंता ना करो बच्चे, ज़रूर क्लियर होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। अभी पूरा नहीं हुआ है बच्चों, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी आएगा और इसके की वैल्यू के बारे में आगे भी बात करेंगे, है ना बच्चों। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्यों पढ़ना पड़ गया हमें, क्योंकि दोनों चार्जेज या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो किसी फोर्स से करेंगे ना। एंड एज यू नो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी माय डियर, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो नेचुरल है कूलम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म। आओ बच्चों, ये Q1 ये Q2 है ना, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर लगाएगा, ये वाला मान लो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, इधर इसको बोलेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फार्मूला Q1 Q2 है ना बच्चों, K स्मॉल है बाई आर स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो इसको वेक्टर, फिर इधर वेक्टर का सिंबल लगाने के लिए एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल यूज़ करना पड़ेगा, और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है ना बच्चों। इसका खुद का मैग्नीट्यूड तो देखो 11th में पढ़ा था आपने यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज दैट ब्यूटीफुल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड हैज सम डायरेक्शन माय डियर। तो इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है ना बच्चों, 1 से 2 की तरफ है ना बच्चों, तो यहाँ 1 2 लिख देंगे और ये बता देंगे इट इज़ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग, कहाँ से कहाँ पॉइंट कर रहा है बच्चों, पॉइंटिंग फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की तरफ। और इसका नाम F21 मत बोलना, गंदा लगता है बच्चों, क्या बोलोगे, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ऐसे ही ये वाला चार्ज इसको राइट में धक्का मारा तो ये कौन सा चुप बैठेगा बच्चों, है ना बच्चों, कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। ये वाला इसको लेफ्ट में मारेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, है ना। तो वही कह रहा था ना बोला, ये इसको रिपेल करता है, तो ये कोई ऐसे ही बैठेगा, तो एक ने दोस्त को कहा मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, दूसरा बोला मैं कोई खाली बैठूंगा ऐसे ही, तो ये जब इसको इधर रिपेल करेगा तो ये कहता है मैं कोई खाली बैठूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ तो समझ गए ना, मैं भी कुछ ना कुछ तो करूँगा। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को लेफ्ट में धक्का मारता है, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, 12 मत बोलना, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फार्मूला Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। अब इधर वेक्टर है, इधर वेक्टर का तो कुछ नहीं लगाया हमने, तो एक वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी के बराबर कैसे हो सकता है, स्केलर 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 स्केलर, तो ये वेक्टर भी तो लगाना होगा ना, यूनिट वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन की तरह देखो बच्चों, 2 से 1 की तरफ, है ना बच्चों, और 2 1, इसको बता देना इट इज़ ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम 2 to 1, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें। दोनों की शक्लें देखो तो सही, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आप बड़े मज़े से लिख सकते हैं बाई 1 and 2 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अरे इक्वल एंड अपोजिट, ये माइनस साइन अपोजिट का होता है, इक्वल तो है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, याद आई होंगी कुछ ना कुछ बातें बच्चों, तो ये वही बात है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो फैला दो ये बात कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिंपल, तो इतना आसान है ना। 12th क्लास बोर्ड की है, एंट्रेंस की है, करियर मेकिंग है, मुश्किल नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी है ना विल पावर अच्छी हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो, नहीं छोड़ूंगा कर दूंगा,
फट्टे चक देंगे, फेंक देंगे, है ना बच्चों, जैसे हिंदी में कहते हैं गोभी खोद देंगे, है कि नहीं, तो बस देन सक्सेस विल बी योर्स माय डियर। थोड़ा सा अटैकिंग मोड में रहोगे बस। ये नहीं होता कि 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ना होता है, नो बच्चों, ईमानदारी से सारा काम बढ़िया करना है, ठीक से सेटिंग देनी है। ये नहीं होता 24 आवर्स में से आपने 20 आवर्स पढ़ना है, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। आओ, दिस ऑल वाज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कई बार परमिटिविटी के डायमेंशन भी मांग लेते हैं बच्चों, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं डायमेंशन निकालना, है ना बच्चों। डायमेंशनल फार्मूला है ना, या डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, किसका फार्मूला बच्चों, ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। आ जाओ फटाफट करें, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स था लिखवा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन चाहिए, इसको ले चलो ऊपर, 4 पाई एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, ठीक है। तो करंट का फार्मूला तुमने पढ़ा है 10th क्लास में, तो चार्ज का फार्मूला I/T, करंट के डायमेंशनल एम्पियर, टाइम के T, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला वेरी सिंपल, सारे डायमेंशन आपके पास हैं ना बच्चों। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन LT-2 mLT-2, तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन तुम्हें आगे 1/4 पाई, तो एक कांस्टेंट नंबर है माय डियर, कोई डायमेंशन नहीं होंगे। चार्ज के क्या होंगे, एट, दो बार क्यों आ गया एट, इसको देखो ना बच्चों, दो बार है चार्ज, नीचे फोर्स के mLT-2, डिस्टेंस स्क्वायर के L स्क्वायर, यू विल गेट आंसर m-1, है ना, L की पावर 3 आ गया ना, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2। देखो -2 और +2, +4 हो गई, L की पावर 3 माइनस के हो गए ऊपर जाके, दिस इज द आंसर, डायमेंशनल फार्मूला फॉर परमिटिविटी। कई बार डायमेंशनल फार्मूला फॉर कूलम्स कांस्टेंट मांगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला फॉर कूलम्स, है ना बच्चों, कांस्टेंट का इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि तुमने देखा कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उल्टा रिवर्स है ना, तो रिवर्स कर दो, mL3 T-4 A-2, आंसर, दिस इज द आंसर माय डियर। तो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें, आगे चलेंगे, अच्छे से बताएंगे, परमिटिविटी क्या होती है समझ आ गया, उसका डायमेंशनल फार्मूला समझ आ गया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस को कितनी परमिशन मिलती है बच्चों, है ना, वो मीडियम कितनी परमिशन देता है, उसको बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, है ना। जौन सा मीडियम, दो चार्जेस के बीच में पानी रखा है तो पानी, है ना बच्चों, लाइक दैट। चलिए इसके बाद हाउ विल यू डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना बच्चों। आइए, एक कूलम हमने बता तो दिया, हाउ विल यू डिफाइन इट माय डियर, टू डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना होता है ये 1 कूलम। आइए, दो चार्जेस के बीच में हमने फोर्स निकाला और दोनों को ही हम 1 कूलम लिख देंगे, 1 मीटर वैक्यूम में बच्चों। देखते हैं कितना फोर्स आता है, फार्मूला तो तुम्हें याद है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K 9 × पावर 9, 1 × 1/1 का स्क्वायर, दिस फोर्स इज 9 × पावर 9 न्यूटन। बस आ गई डेफिनेशन, है ना। Q1 1 कूलम, Q2 डिस्टेंस इज 1 मीटर। 1 कूलम इज दैट ब्यूटीफुल चार्ज, दैट्स द ब्यूटी माय डियर। क्यों ब्यूटी, कैसे ब्यूटी, अभी आप जज कर लोगे बच्चों। 1 कूलम इज दैट ब्यूटीफुल चार्ज which when placed at 1 meter distance from equal and similar charge, ये भी 1 ये भी 1, equal and similar charge placed in 1 meter distance in vacuum exerts a force of 9 × पावर 9 न्यूटन। हिंदी में सुन लो बच्चों कि 1 कूलम वो सुंदर चार्ज है जो दूसरे इक्वल और सिमिलर 1 कूलम चार्ज से, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे वैक्यूम में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाए। अट्रैक्शन भी हो सकता है अगर ये -1 हो तो, इतना फोर्स लगाए, तो ये 9 × 10⁹ न्यूटन, कितना फोर्स है, इतना है बच्चों, इतना है या इतना है, इससे भी ज़्यादा, वी विल जज, वी विल ट्राई टू डिटेक्ट इट। आओ, तो हमने कहा एक काम करते हैं बच्चों, है ना, एक तराजू ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये तराजू लेके, ये पेन, 2 पेन होते हैं ना, यहाँ की क्या रख दिया बच्चे, 1 कूलम और 1 कूलम के बीच में जो फोर्स है ना,
वो कितना है 9 इंटू पावर 9 ये रख दिया। और इधर हमने कहा एक आदमी खड़ा हो जा, दूसरा आदमी खड़ा हो जा, तीसरा आदमी, आदमियों को खड़ा करते गए तो पता है कितने लोग आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9 इंटू पावर 9 न्यूटन फोर्स जो कि एक कूलम को एक कूलम से रिपेल करने पर हमें मिला, ये कितना एक होता है। तो अंदाज़ा तो होना चाहिए ना हमारे बच्चों को कि ये तो फोर्स होता कितना है। लोगों को पकड़ा, पेन में रख दिया, पलड़े में बच्चों, तो रखते गए 130 लोग नहीं 130 लाख लोग इसके अंदर घुसाने पड़े। दिस फोर्स इज इक्वलेंट टू, मैं आपको ये बताना तब जाके बैलेंस हुई है जो फिजिकल बैलेंस है। तो इसके अंदर कितने लोग डालने पड़े बच्चों 130 लाख पीपल्स वेट। एवरेज वेट हम 50 से 60 किलो के बीच में लगाएं, अगर 60 kg या 50 kg लगाएं तो 130 लाख लोग मुझे लगाने पड़े बच्चों ये। और 130 लाख लोग एक तराजू के पैन में आते ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं एक कूलम चार्ज इतना हैवी चार्ज है दूसरे एक कूलम के लिए कि एक मकान पे भी इतने लोग खड़े हो जाएं। 130 लोग नहीं कहा ना बच्चों, मैंने 130 लाख लोग का है एक मकान पे, तो मकान ही गिर जाएगा। 1 कूलम इज सो बिग। इसलिए चार्ज के जो यूनिट रूटीन में यूज होते हैं ना वो ये होते हैं मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम, है ना बच्चों, म्यू सी ये यूज होते हैं बच्चों, है ना। मिली 10 की -3 याद है ना बच्चों, 11th में बताई थी ये बातें। नैनो, पीको 2 बार म्यू 10 की -6 10 की -6 10 की -12 आ गया बच्चों। इज इट करेक्ट? याद रखना ये बात। हाउ विल यू डिफाइन 1 कूलम, कर दिया डिफाइन, है ना बच्चों। तो याद रखना कूलम से ला की ये बातें। अब आता है बच्चों डेफिनीशन ऑफ, कम ऑन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। हाउ विल यू डिफाइन, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको बड़े वाले के से दिखाते हैं, या एक और सिंबल रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी इसी का नाम है, या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये भी इसी का नाम है। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ मीडियम, या इसका नाम क्या है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना ये बात। क्या होता है ये सब, आओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 2 चार्जेस पकड़े हमने Q1 Q2, इनको वैक्यूम में रख दिया, कितने डिस्टेंस पे r पे, तो फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये बताते हुए एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बोलो समझ आया कि नहीं। अब हमने दोबारा से इन्हीं 2 चार्जेस को पकड़ा Q1 Q2 को, अब की बार मीडियम में रख दिया, एंड मीडियम में बी वुड, मे बी वाटर, मे बी एनीथिंग, डिस्टेंस उतनी ली तो फोर्स इन मीडियम बोल देंगे ना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलेंगे। बस ये फ़र्क है दोनों में बच्चों, तो आप कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, हियर यू विल टेल दैट एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम मे बी वाटर, मे बी वुड, मे बी एनीथिंग दैट इज बीइंग प्लेस्ड बिटवीन द 2 चार्जेस माय डियर, ठीक है। ये मीडियम का फोर्स है, ये वैक्यूम का फोर्स है, मार दो डिवाइड, ये मान के कि ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। जब मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया तो मज़े आ गए, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम कम्स आउट टू बी, सारी क्वांटिटीज़ कट जाएंगी बच्चों, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को एप्सिलॉन आर बोला गया, और इसी को बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़े वाला के भी बोला गया। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 2 डेफिनेशन निकल गई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। Dielectric constant of a medium is also defined as ratio of force between the 2 charges placed at a certain distance in vacuum to force between the same charges placed at the same distance but in medium। तो Fv अपॉन Fm की भी रेशियो है और K,
और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम बात करें, अगर हमने वाटर का देखा तो 80 होता तो 80.8 है, 80 है। इसके नो यूनिट नो डायमेंशन है ना बच्चों, इसके कोई यूनिट नहीं होते, कोई डायमेंशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नहीं होते यूनिट और डायमेंशन, याद रखना। कूलम्ब्स कांस्टेंट के हैं। कूलम्ब्स कांस्टेंट के कितने बताए थे बच्चों? 9 × 9 वैल्यू बताई थी, है ना। और दूसरा क्या बताया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यूनिट और डायमेंशन दोनों नहीं होते, लेकिन उसके तो होते हैं ना बच्चों, कूलम्ब्स कांस्टेंट के, है ना। तो के की वैल्यू मैंने बताई। वैक्यूम के लिए कितनी होती है? 1 बच्चों, याद रखना। के की वैल्यू ग्लिसरीन के लिए बच्चों 40 होती है, ध्यान रखना बच्चों। के की वैल्यू किसी भी गुड कंडक्टर मेटल के लिए इन्फिनिटी होती है, और इस के की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, डेसिमल्स में कभी नहीं होती। कैन नेवर बी लेस देन 1 माय डियर, माइंड इट। ओके, वेरी सिंपल यूनिट, है ना बच्चों। तो आप हमेशा याद रखना कि आप कैरियर मेकिंग ईयर के फर्स्ट ईयर में आप पहुंच गए हैं बच्चों, तो बस अटैकिंग मोड रखना है, नहीं छोड़ेंगे, है ना बच्चों। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, नो स्टोन अनटर्न्ड, है ना। किसी भी वे में, किसी भी फील्ड में कोई कसर हमें नहीं छोड़नी है माय डियर, ठीक है। आइए बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ गया। वाटर का कितना होता है? 80। और टेम्परेचर के साथ साथ भी ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, याद रखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़े वाला के है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना बच्चों। टेम्परेचर के साथ साथ इसका क्या है बच्चों? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है बच्चों, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। ये बात भी आपसे अगर पूछी जाए तो ज़रूर आपको बता के आनी है बच्चों, समझ गए। 2 चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना आपने सीख लिया। इसके बाद इस पे भी इसी पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आप क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द 2 इक्वल चार्जेस, पहला क्वेश्चन करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, है ना बच्चों। एट व्हाट डिस्टेंस should the 2 equal charges, should the 2 equal charges 1 coulomb each be placed, कितने डिस्टेंस पे रखें, so that such that force between them, ठीक है बच्चों, ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, इक्वल टू वेट ऑफ ए 50 kg मैन। 2 चार्जेज हैं, 50 किलो का एक आदमी, 50 किलो तो मास है बच्चों, तो वेट कितना होगा। 2 चार्जेज हैं, उन्होंने बताया बच्चों, ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम। एट व्हाट डिस्टेंस, आर हमें निकालना है, तो इसके बीच में जो फोर्स होगा, याद है ना, k × 1 × 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है? वेट ऑफ मैन। मास तो दे रखा है बच्चों 9.8 से mg। बस k की वैल्यू तुम्हें याद है ना बच्चों, 1 × 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 × g को अगर आप 10 ले लेंगे तो भी चलेगा। तो r आ गया बच्चों, r विल बी इक्वल टू 9 × पावर 9 अपॉन 500 अंडर द रूट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करना तो बहुत आसान है ना बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 4300 मीटर आंसर। ओके, तो डिस्टेंस मांगी थी, चार्जेस दे रखे थे। तो ऐसे ही कूलम्ब्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज ट्राई करके आने हैं। फर्स्ट लेक्चर है, आप अच्छा मूड करके चलिए, 12th क्लास है, करियर मेकिंग। हैव ए नाइस डे।